उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि खाना पूर्ति मैं आपदा प्रबंधन मंत्री तिवारी जी के समय मेरा एक केवल आपदा प्रबंधन केंद्र था और एक केवल उसका एक ऑफिस था, जिला स्तर पर नहीं था। मैंने बहुत लड़ाई लड़कर जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन केंद्र बनाया, लेकिन जो मैं चाहता था वो फिर भी नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, वित्त विभाग ने उसको होने नहीं दिया कि जिला स्तर पर एक सेपरेट आपदा प्रबंधन इकाई हो, उसके अधीन इस तरह के लोग हों जो ट्रेनिंग, जिनको आपदा की ट्रेनिंग दी गई हो, ब्लॉक स्तर पर इस तरह की टीमें हों। तो वो जो आपदा प्रबंधन का तंत्र है, सिस्टम है, वो प्रभावी नहीं हो पाया है। दूसरा कि जैसे हमने टिहरी को बसाया, जब टिहरी डैम बना तो हमने दुकान किराएदारों को भी मुआवजा दिया, हमने जो मूल्य था भवन का वो दिया। दुर्भाग्य से आपदा प्रबंधन क्या है कि अगर मकान पूरी क्षतिग्रस्त हो गया तो 4 लाख रुपए मिलेगा, आपका डेथ पे 4 लाख रुपए मिलेगा। मकान क्षतिग्रस्त हो गया तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए मिलेगा आपदा प्रबंधन नियमों के तहत। तो आज एक तो एक समग्र उत्तराखंड को लेकर विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड के लिए एक आपदा प्रबंधन नीति बननी चाहिए। समय समय पे हर क्षेत्र का भू सर्वेक्षण होना चाहिए कि कोई धसाव, कोई कंपन, कोई इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, और विशेष करके कोई डैम बने, कोई बड़ी परियोजना बने, एनएच बने, उस समय केवल खाना पूर्ति के लिए जो है, खाना पूर्ति के लिए कि एनएच बन रहा है तो हमने सुरंग बना दी। हम देखें कि प्रॉपर अगर हम सुरंग बना रहे हैं तो ऐसी मशीनों का यूज करें जिससे कि पूरी ज़मीन न हिले, और टेक्निकली इस तरह का प्रयोग करें जिस तरह की, भाई जापान में भी तो भूकंप आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है, न्यूजीलैंड में आता है, स्विट्जरलैंड में बहुत आता है, लेकिन उन कंट्रीज़ ने भी अपनी आपदा प्रबंधन नीति, डिजास्टर नीति बनाई हुई है। तो हम देखिए होगा क्या। मुझे केदारनाथ का भी, उत्तरकाशी का भी अनुभव है। जब 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था, 703 लोग मरे थे। मैं प्रभारी मंत्री था उत्तर प्रदेश की तरफ से, 3 महीने मैं उत्तरकाशी टिहरी में रहा था। तो फौरी तौर पर राहत दे दी गई, लेकिन उसके बाद किसी ने सुध ली उत्तरकाशी के लोगों की। ऐसे केदारनाथ में हुआ। तो यही जोशीमठ के साथ होने वाला है। अब गुप्तकाशी से नीचे कुंड है, जहाँ वो पेट्रोल पंप है, पूरे धसाव आ गया था पूरा कि भाई इतने लोग शिफ्ट होने, पूरा वो भाई कौन कौन से गांव शिफ्ट होने, कौन कौन से परिवार शिफ्ट होने, पूरी लिस्ट बनी थी। आज तक कोई शिफ्ट नहीं हुआ। तो यही बात आज जोशीमठ में होनी है। होगा क्या कि अभी तो फौरी तौर पे उनको कहीं राहत शिविरों में आपने पहुंचा दिया, धीरे धीरे थोड़ा बहुत आप मुआवजा दे दोगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि आप समय रहते आप भी, सरकार भूल जाएगी, धीरे धीरे लोग फिर वहाँ वापस चले जाएंगे। और इसलिए उत्तराखंड के लिए एक ऐसी नीति बननी चाहिए जो, और मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ अगर किसी का 2 करोड़ का भवन था तो उसको 2 करोड़ का मुआवजा दो, आंकलन करो उसको, तो उस संपत्ति का आंकलन करके और उसको दे दो। तो मैं सोचता हूँ कि और इस तरह सारे पहाड़ों पर जहाँ भी मैं तो खुद भी मंसूरी के लिए बहुत, मैं अभी देख रहा था कि भाई ठीक है, ईश्वर करे कि ऊखीमठ में भी तो कभी जब से ऊखीमठ बसा होगा कभी नहीं सुना होगा आपने कि अचानक ऐसे दरारें पड़ी, अचानक ऐसा धसाव हुआ। तो मैं तो अभी बल्कि नीचे जब देहरादून से आ रहा था तो मैं मंसूरी को लेकर भी बड़ा चिंतित था कि भाई यहाँ भी जिस तरह निर्माण हो रहा है, हालांकि लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन भाई कई, भगवान करे, ईश्वर करे, कभी कोई आपदा ना आए। लेकिन देखिए, आपदा का एक लिए कहते हैं ना, आपदा कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, कहाँ आ जाए, ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हम इसको खत्म तो नहीं कर सकते, आपदाओं को खत्म नहीं कर सकते, भूकंप को हम नहीं रोक सकते,
बारिश को हम नहीं रोक सकते, लैंडस्लाइड को हम नहीं रोक सकते, गर्मी को हम नहीं रोक सकते, तूफान को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उससे नुकसान को कम हम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा सचेत होकर करें। तो मैं जो अब तक मुझे लग रहा है कि जोशीमठ में सरकार माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए तत्काल माननीय प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और प्रधानमंत्री को खुद वहाँ आना चाहिए था इस समय, और प्रधानमंत्री को इस पर एक बैठक बुलानी चाहिए थी जोशीमठ को लेकर, क्योंकि छोटी बात नहीं है कि आज एक पूरा हमारा धार्मिक स्थल आदि गुरु शंकराचार्य का, नरसिंह भगवान का, शिव भगवान का जन्म स्थल, और वहाँ बद्रीनाथ का और हेमकुंड साहिब का फूलों घाटी का द्वार आज बिल्कुल टूटने के कगार पर है, समाप्ति की ओर है। तो एक इतना बड़ा धार्मिक स्थल आज अगर समाप्ति की ओर है तो ये पूरे देश और दुनिया के लिए, विशेषकर हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। देखिए इतने उदास हैं लोग उत्तराखंड में, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का, मैं भी आज एक लड़की का मुझको फ़ोन आया, मेरे विधानसभा कोटद्वार की थी, तो मैंने कहा बेटा तू क्या तैयारी कर रही है, तूने पटवारी का दिया था? कहा हाँ सर पटवारी का दिया था। तो मैंने कहा कुछ तैयारी कर रही है कि नहीं? सर अब तो भरोसा ही नहीं है, हम सब बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि हम तैयारी करें, कोचिंग लें, पैसा बर्बाद करें, किसी सेंटर श्रीनगर पढ़ रहा है, किसी का देहरादून वाले का कोटद्वार पढ़ रहा है, कोटद्वार वाले का देहरादून पढ़ रहा है। हम लोग जो पटवारी की भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, जो पुलिस की भर्ती के लिए जो अप्लाई कर रहा है, कोई बहुत संपन्न घर का तो व्यक्ति होगा नहीं। हमारे तो 5-10 हज़ार रुपये जो आने जाने में खर्च हो रहा है, और बड़े उत्साह के साथ हम पेपर देते हैं, और जब सुनते हैं कि अचानक उसमें पेपर लीक हो गया, 3 दिन बाद 4 दिन बाद पेपर निरस्त हो जाता है, तो अब हमको उत्तराखंड में भरोसा ही नहीं रहा है कि ये मतलब एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है उत्तराखंड के लिए। और मैं आज आप एक चीज़ सुनो, रेल दुर्घटना होती थी, रेल मंत्री जी जब शास्त्री जी थे रेल मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और ऐसी कई घटनाएं हिंदुस्तान के इतिहास में कि जब कोई दुर्घटना हुई और उस विभाग के मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। आज आप एक व्यक्ति को जेल भेज दे रहे हो, लेकिन आप इतनी मोटी तनख्वाह जिस व्यक्ति को सुख सुविधाएं दे रहे थे, जो चेयरमैन है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? कि वो क्या देख रहा था कि उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था? प्रदेश सरकार क्या देख रही थी उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था? इसके लिए जितना दोषी वो व्यक्ति है जिसने पेपर लीक किया, जिन्होंने गलत तरीके से जो है लोगों को नौकरी लगाने का सौदा किया, जितने दोषी हुए हैं उससे ज्यादा दोषी वो लोग हैं जिनको फिर तो पुलिस और फिर जजों की नियुक्ति क्यों करेगा? फिर तो सब अगर ये होगा कि भाई अपनी जिम्मेदारी सब भाग जाएंगे। भाई तुम्हारे नाक के नीचे इतनी बड़ी घटनाएं हो रही थी, तुम्हारे नाक के नीचे, तो तुमको चेयरमैन बनाना, तुमको मुख्यमंत्री बनाना, तुमको सरकार बनाने का क्या औचित्य है जब तुम इस वक्त तुम्हारा नियंत्रण खत्म हो गया है? मतलब ये कैसा दुर्भाग्य है। आज लोगों का आस्था खत्म हो गई है उत्तराखंड में। आप मुझको बता दो, मुझे कोई बता दे कि कब से नियुक्तियां नहीं हुई हैं भाई। हर बार आ रहा है कि इतनी 1000 नियुक्तियां विज्ञप्ति निकलेगी। आप मुझे बता दो कहां नियुक्तियां हो रही हैं उत्तराखंड में? अब उसके बाद उम्र भी ओवरेज हो जाएगी। ठीक है, तुम दोबारा एग्जाम करा दोगे, लेकिन जो उनका आने जाने का खर्च हुआ है, एग्जाम देने का खर्च हुआ है गरीब बच्चे का, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और एक बार जब बच्चा एग्जाम देता है, तैयारी के साथ देता है, और जब उस निरस्त हो जाता है, इस बात की गारंटी नहीं है कि जो बच्चा इस समय बहुत अच्छा पेपर दिया होगा, जिसका सिलेक्शन इस समय हो सकता था, ये जरूरी नहीं उस बच्चे का कल दोबारा सिलेक्शन हो जाए। उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। मैं सोचता हूं कितना मजाक हो रहा है उत्तराखंड में। भाई कम से कम आप एक जो संवैधानिक व्यवस्था है, संघ लोक सेवा
लोक सहायक पे लोगों को भरोसा होता था। हम कहते थे ये पीछे से अफसर है साहब, कमीशन से है। आदमी मन में रिस्पेक्ट होती थी समाज के कि भाई ये एसडीएम है, डीएसपी है, कमीशन दे के आया है, इसमें टैलेंट होगा। आज तो जो कोई डीएसपी और एसडीएम हम पे आएगा तो, या कोई डीएम आएगा तो हम सोचेंगे साले नकल करके आया हुआ ये, पैसे दे के एसडीएम बनाया, पैसे दे के जो है डीएम बनाया। और ये जब संस्था पर अविश्वास होता है तो इससे ज्यादा समाज और इससे ज्यादा प्रदेश नहीं गिर सकता है। हर व्यक्ति समाज के लिए काम कर रहा है, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, इससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, जितने लोग काम करते रहेंगे, जब चुनाव आएगा सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को काम करने अच्छा है, जितने अच्छे लोग हों, जितने अच्छे योद्धा हों, और जनता की समस्याओं को लेकर जो लोग जितने लड़ते रहें, अपने स्तर से लड़ें, पार्टी कार्यक्रम में लड़ें, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। सर, भाजपा के एजेंडे से साफ लग रहा है कि उन्होंने 2024 की तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस का क्या है अभी? नहीं, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। कांग्रेस भी जो है अब पूरी तरह तैयार है, और मैं सोचता हूँ कि इस बार ये ठीक है कि पिछली बार 500 सीटें 14 में भी और 19 में भी भाजपा जीती है। लेकिन इस समय मैं सोचता हूँ कि माहौल बदलेगा और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार। सर, आप भी मैदान में नजर आएंगे इस बार? अब ये क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय पार्टी में ये कहना कि मैं नजर आऊँगा, मैं कोई निर्दलीय तो होने की मैं घोषणा कर दूँ हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। राष्ट्रीय पार्टियों में चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, उसमें डिसीजन व्यक्ति की गौण होता है और डिसीजन पार्टी का होता है। तो अब मैं ऐसे कैसे कह दूँ हाँ मैं नजर आऊँगा नहीं आऊँगा, ये तो पार्टी तय करेगी। कि हालांकि एमएलए के चुनाव के लिए मैंने पार्टी से मना किया था चुनाव लड़ने के लिए। जब मैंने भाजपा में था, मैंने भाजपा से भी मना किया था मुझे मत चुनाव लड़ाओ। मैं अब बहुत एमएलए के चुनाव, आपको ध्यान होगा मैंने एक साल पहले भी जब मैं मिनिस्टर था भाजपा सरकार में, मैंने बयान दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बल्कि कुछ लोगों ने मेरे उस बयान की खिल्ली भी उड़ाई थी कि हरक सिंह जी ने तो 2012 में भी कहा था मैं मंत्री नहीं शपथ नहीं लूंगा, और 3 महीने बाद शपथ ले ली। तो कई बार आदमी कहता है, लेकिन उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं को दबाव था कि नहीं आप अपने लिए मत लो, हमारे लिए शपथ ले लो मंत्री की। और मेरे एक पद खाली रखा गया था मंत्रिमंडल में, फिर मैंने शपथ ले ली। तो सर, अभी लोकसभा का क्या रहेगा? लेकिन जब मैं भाजपा में था तो मैंने अमित शाह से, प्रहलाद जोशी, सबसे, नड्डा जी से कहा था कि मुझे एमएलए चुनाव में लड़ाओ। बोला कि वो मेरे को जिद किए हुए थे कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है। जब मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो मैंने कांग्रेस में भी मना किया कि मैं लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। कल अगर आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो मैं लोकसभा लड़ाऊंगा, पार्टी संगठन के लिए काम करूंगा, लेकिन मैं एमएलए चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो अगर पार्टी को लगेगा कि मैं बेहतर, हालांकि मैं 14 में भी एमपी का चुनाव लड़ा कांग्रेस से, पौड़ी पार्लियामेंट से, और क्योंकि उस समय एकदम लहर थी, हालांकि मैंने तब भी 2.25 लाख वोट लाया था, 2 लाख कुछ वोट लाया था, 2.25 लाख से ज़्यादा ही वोट लाया था। लेकिन उस समय क्योंकि अचानक मुझे कहा गया कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, जब सतपाल वाला ने कांग्रेस छोड़ दी तो मुझे कहा गया कि नहीं आपको लड़ना है। तो अगर इस बार पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं एमपी का चुनाव लड़ने के लिए मैंने पार्टी से कह दिया है। जब मैं सम्मिलित हुआ था तब भी कह दिया था, आज भी कह दिया कि अगर मुझे एमपी का चुनाव पार्टी लड़ाती तो मैं चुनाव लड़ूंगा। सोशल मीडिया पर और जिस तरह जन सैलाब उमड़ रहा है इस यात्रा में, क्योंकि मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, टीचर रहा हूँ गढ़वाल विश्वविद्यालय में। हिंदुस्तान में चाहे अंग्रेजों के समय में हो या कोई सामाजिक राजनीतिक इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी पैदल यात्रा शायद ही देश में ये पहली हुई है कि जो 3,500 किलोमीटर से लंबी पैदल यात्रा हुई है। आडवाणी जी ने 1990 में राम जन्मभूमि को लेकर की थी, लेकिन वो रथ यात्रा थी, वो पैदल यात्रा थी। महात्मा गांधी जी ने की थी, वो भी इतनी लंबी यात्रा नहीं थी। तो राहुल गांधी जी की इस यात्रा ने, और जो राहुल गांधी जी अपने भाषणों में भी कहते हैं कि पहले हमको भी ऐसे लगता था कि शायद
तमिलनाडु, कर्नाटक में, केरल में जन समर्थन मिल रहा है, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। जब महाराष्ट्र में मिल गया तो हमें लगता था कि मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिल गया तो हमें लगता था राजस्थान में नहीं मिलेगा, कि वहाँ गुटबाजी है, हरियाणा में नहीं मिलेगा, वहाँ भाजपा सरकार है। फिर लगता था दिल्ली में नहीं मिलेगा तो वहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पे है, राम पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस पर तीसरे नंबर पे, वहाँ नहीं मिलेगा। यूपी में नहीं मिलेगा क्योंकि यूपी में बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन जिस तरह जन समर्थन मिल रहा है उससे देखिए, एक चीज़ जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाता है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल पिछले 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार होने के बाद एक कमजोर जैसा हो गया था, वो मनोबल आज जो है पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है। इतना कमजोर हो गया था कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आप को कांग्रेसी कार्यकर्ता कहने में भी थोड़ा सा जो है उसको हिचक लग रही थी कि यार लोग अरे कुछ पार्टी में हो यार तुम, जिसका कुछ जो खत्म की लिस्ट में। तो आज वो कांग्रेस कार्यकर्ता अपने फख्र से आज कह रहा है कि मैं कांग्रेस में हूँ साहब, मैं कांग्रेस का नगर अध्यक्ष हूँ, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। आज एक मनोबल उसका बढ़ा है। और किसी सेना के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए, मैं मिलिट्री साइंस के विद्यार्थी के रूप में कह रहा हूँ कि कोई सेना कोई राजनीतिक दल तभी युद्ध जीतता है, चुनाव जीतता है जब उसकी सेना का, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता है। तो ये रथ यात्रा ने कुछ किया हो ना किया हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा कर दिया है। और यही मैं सोचता हूँ एक राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ी खुराक है, संजीवनी है। और इससे निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस का 2024 में आने वाला 24, मैं आज आपको कह रहा हूं कि ईश्वर करे कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बने। और अगर किसी वजह से कांग्रेस की अकेले सरकार नहीं बनी तो कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार देश में जरूर बनेगी, ऐसा माहौल है। देखिए, अगर आप पूरे देश का स्थिति देखेंगे तो साउथ इंडिया से लेकर और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर, और जहाँ थोड़ा सा गुटबाजी को आप जिस तरह लोग कह रहे हैं, मीडिया के लोग कहते हैं कि राजस्थान में गुटबाजी है, लेकिन वहाँ क्या करेगी बीजेपी प्रदर्शन? 25 में 24 पहले से ही है। तो जहाँ बीजेपी को प्रदर्शन करने की संभावना ज़्यादा है वहाँ बीजेपी पहले से इतनी सीटें अधिक हैं बीजेपी पास कि वहाँ तो घटनी है। और महाराष्ट्र और बिहार घटनी है। तो मैं सोचता हूँ उत्तर प्रदेश भी घटनी है। तो भाजपा मैं सोचता हूँ 200 से कम सीटें, जो मैंने आंकलन किया है पूरे देश की राजनीति का, मुझे लगता है कि भाजपा को 100 से अधिक सीटों का नुकसान होगा, कांग्रेस को 100 से अधिक सीटों का फायदा होगा। कांग्रेस 150 से ऊपर जा सकती है, 150 और 250 के बीच में कांग्रेस की सीटें आएंगी, भाजपा की 200 के आसपास सीटें आएंगी। जो कोई अनहोनी घटना न हो, मैं फिर आज आपको कह रहा हूँ, इसलिए कल आपको गिराओ जो आप आंकलन, राजनीतिक आंकलन जो है बहुत कमजोर आंकलन निकला, जबकि मैं अपने आप को सोचता हूँ मेरा आंकलन हमेशा सटीक निकलता है। अगर कोई अनहोनी घटना, मतलब जिस तरह 19 में पुलवामा नहीं होता तो 100 सीट उसमें भी भाजपा को कम आती। पुलवामा के कारण वो चुनाव भारत पाकिस्तान का चुनाव जैसा माहौल बना दिया भाजपा ने। लेकिन हर समय नहीं हो सकता ऐसा।